है हल्द्वानी के बनफुलपुरा में जो अतिक्रमण का मामला था उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। भाजपा का कहना है कि इस पूरे प्रकरण के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उनका कहना है कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ध्रुवीकरण की सियासत करती रही, एक समुदाय और एक जाति की राजनीति पर ज्यादा विश्वास करती है, जो दुखद है। हरीश रावत जी का दोहरा चरित्र है। जहाँ तक पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी का बयान है, निश्चित रूप से उनका कहना सही है कि हरीश रावत जी को ये तय करना चाहिए कि वो किसके साथ हैं। वो कांग्रेस के निर्णय के भी साथ नहीं है, वो सरकार के निर्णय के साथ भी नहीं है, वो अवैध जो भर्तियां हुई हैं उसकी भी वो खिलाफत नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हरीश रावत जी की ही स्थिति खराब हुई है और कांग्रेस इससे और कमज़ोर होती है। आपको बता दें, हल्द्वानी अतिक्रमण पर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। वही हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी और कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रभारी राजेश रस्तोगी ने भी कहा कि भाजपा सरकार गरीब मजलूम लोगों को उजाड़ने पर तुली है। सुप्रीम कोर्ट ने मानवता के पक्ष में आज फैसला दिया है। कांग्रेस पीसीसी सदस्य डॉक्टर उमा दत्त शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की हर तरफ सराहना हो रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में जो दशकों से केस चल रहा था उस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो स्थान है वहां से 4000 घरों को हटाना अतिक्रमण बताते हुए, क्योंकि वो रेलवे की जमीन पर बना है, उसे हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। और इसके बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि 20,000 से भी ज्यादा लोग इस फैसले के कारण बेघर हो जाते। स्थानीय प्रशासन ने इसको लेकर 4000 परिवारों को नोटिस जारी कर दिया था कि वो घर खाली कर दें। चलिए, हमारे साथ अधिवक्ता प्रशांत त्रिपाठी जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जो मामला है हल्द्वानी का, ये काफी दिलचस्प है और आज जो सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया है कहीं ना कहीं सराहनीय भी है, क्योंकि व्यावहारिक रूप से एक फैसला लिया गया। मैं जब कोर्ट का जजमेंट अब पढ़ रहा था तो उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू थे जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। और याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण जी, उन्होंने भी ये बात कही कि एक तरफा फैसला सुनाया गया। इस फैसले को सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? फैसला है बहुत ही एक कोर्ट को देखते हुए और तमाम परिवारों चलिए, लगता है कुछ ऑडियो में समस्या आ रही है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जब आपको बता देते हैं कि ये मामला सालों पुराना है, लेकिन बड़ा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जहां पर आज़ादी के पहले से लोग निवास कर रहे थे सालों से, उन्हें बता दिया गया कि वो वहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं, अतिक्रमण करके रह रहे हैं। और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने व्यावहारिक पक्ष को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया है कि फिलहाल वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही साथ राज्य सरकार से ये भी कहा है राज्य से कि वो इसका एक व्यावहारिक समाधान निकाले, क्योंकि सालों से हजारों लोग यहाँ रह रहे थे और इसीलिए मानवता के आधार पर भी और व्यावहारिक रूप से भी इनका पुनर्वास होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ प्रकाश जी जुड़ चुके हैं फिर से। जी प्रकाश जी, आज जो फैसला आया उसको लेकर आप अपनी बात कह रहे थे, कुछ तकनीकी समस्या थी, उसे पूरा कीजिए। जी देखिए, मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए बड़ा ही सराहनीय फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और मुख्यतः उन्होंने 3 विषयों पे ध्यान दिया है कि जैसे जो विषय है, जो रेलवे से उन्होंने सवाल किया इस संबंध में कि रेलवे के जो विकास की बात उन्होंने की है कि क्या लोगों को हटा के वास्तविक तौर पे रेलवे का विकास वहां पे हो सकता है जो स्थापना करने की बात की जा रही है। और 2 प्रमुख मुद्दे थे जिसमें कई लोगों ने, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जो पट्टा या नीलामी से हमने उस जमीन को लिया है, आजादी के बाद लिया है, उस पर भी एक प्रमुख विषय रखा। साथ साथ जो व्यवस्था की जरूरत है कि क्या लोगों को वहां रखना है, हटाना है, या उनको हटाने के बाद उनकी क्या व्यवस्था होगी, इन कई विषयों को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मानविक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही सराहनीय फैसला लिया है। और मैं समझता हूँ कि 4000 परिवारों घरों के लेके एक सराहनीय फैसला, उनके हित में बात की गई है। जी
प्रशांत जी, मैं इस पर बात करना चाहूंगा क्योंकि जब याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण जी बात रख रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला जो है एक तरफा तरीके से लिया गया है। इस फैसले को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की और साथ ही ये भी कहा कि कोविड के टाइम पर यह फैसला लिया गया, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। और क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 20,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे थे, उस पर ये इस तरह से फैसला आता है। जो पहले का फैसला था उसके पीछे क्या तर्क थे? क्या एक तरफा जो राज्य है उसकी बात सुनकर ये फैसला सुना दिया गया? क्या ये जो तर्क दिया गया है प्रशांत भूषण जी के द्वारा वो सही है? देखिए, हम सबको पता है कि कोविड के दौरान जो है सब लोग अपने अपने एक खौफ का माहौल था। उस स्थिति में जो पब्लिक प्रेमाइस एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस पर एक्स पार्टी ऑर्डर इशू कर दिया गया था, तो उस स्थिति में क्या हुआ था कि लोग अपना पक्ष नहीं रख पाए, लोगों के अंदर एक डर का माहौल था। तो ऐसी स्थिति में जो याचिकाकर्ता है उनकी बात पूर्ण रूप से नहीं रखी गई। इस वजह से ये एक पक्षीय फैसला जो प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखी है वो बिल्कुल स्पष्ट और सही रखी है और जिसको ही कोर्ट ने ध्यान दिया है और उस पर फैसला सुनाया है। जी प्रशांत जी, अब क्योंकि अब राज्य सरकार को भी इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है कि क्योंकि इतने सारे लोगों को 7 दिन में नहीं हटाया जा सकता, ये अव्यावहारिक है, तो इनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो अब क्या विकल्प बचता है राज्य सरकार के पास तकनीकी तौर पे भी, और इसके आगे क्या कदम हो सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक व्यवहारिक समाधान की ओर आपको बढ़ना होगा सरकारों को, और तमाम वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो वाकई में जिनका कुछ अधिकार वहाँ बनता है, चाहे वो पट्टा के माध्यम से, नीलामी के माध्यम से उस जमीन पर रह रहे हों और पिछले 70 वर्षों से वो रह रहे हैं, तो तमाम ऐसे कारण बन रहे हैं। और सर्वप्रथम 3 विभाजन देखना होगा कि किसका उस पर अधिकार बन रहा है, किन लोगों का उस पर अधिकार नहीं बन रहा है, और जो इतने वर्षों से रह रहे हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था क्या करती है। तो ये पूरा समझिए कि सरकार के ऊपर एक व्यवहारिक समाधान की ओर कोर्ट ने भी मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए कहा है कि आप इसको ऐसा फैसला लीजिए जो लोक हित में हो, और जो एक बीच का एक मध्य रास्ता जो निकल सकता है उसको जो है उसकी ओर थोड़ा सा समाधान की ओर ले जाने की प्रयास किया है। जी प्रशांत जी, क्योंकि यहाँ पर जो आज कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई उसमें ये भी निकलकर सामने आया कि वहां पे कुछ लोग तो आजादी के पहले से रह रहे थे और उसके बाद वहां पर नीलामी में उनको वो जमीन मिली, कुछ को सरकार ने पट्टे प्रदान किए, किसी को नजूल पर जमीन मिली और वहां पर वो घर जो है बनते चले गए। अलग अलग लोगों के अलग अलग वहां पर अलग अलग समय पर उनके घर बनते गए, लेकिन ज्यादातर घर जो है 20 से 30 साल पुराने या 10 साल पुराने, इतने पुराने घर हैं। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि सरकार को उस पर एक व्यवहारिक फैसला लेना होगा, तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड सिचुएशन भी है, क्योंकि ये भी निकलकर सामने आया है कि उसमें पूरी जमीन रेलवे की नहीं है, कुछ राज्य सरकार की भी है। तो कितनी राज्य सरकार की है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पर किस तरह से कदम उठा सकती है राज्य सरकार? देखिए, ये जो विषय है इस पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वहां पे ऐश्वर्या भट्ट से ये प्रश्न रखा गया संबंध में, तो उन्होंने बड़ा ही इस संबंध में मैं समझता हूँ कि जो मुख्य उद्देश्य है रेलवे के विकास को लेकर, क्योंकि हल्द्वानी जो जगह है पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ उत्तराखंड के जो विकास का जो मेन आधार जो है, मुख्य आधार जो है दिख रहा है, वो हल्द्वानी के विकास और उसके रेलवे जो नेटवर्क है उनको विकास की ओर कि किस तरह यहाँ से शुरुआत हो सकती है। तो ये राज्य सरकारों को इससे बड़ा ही गंभीरता से लेना होगा कि विकास और साथ साथ उन परिवारों की ओर का जो उनके स्थायित्व है या उनके पुनर्वास की जो व्यवस्था है उनको बड़ा ही सामान्य स्तर पे एक बैलेंस बनाकर इनको चलना होगा और उस फैसले को ये प्रखर रूप से लेके आए, ताकि क्योंकि एकाएक उन परिवारों को हटाना मैं समझता हूँ कि मूल रूप से और मानवीय दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सरकारों को एक ऐसा फैसला लेना होगा जो कि उन परिवारों को राहत प्रदान कर सके। जी प्रशांत जी, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सोनू जी, कल हमने इस पर काफी विस्तार से चर्चा की थी, आज उसको ही आगे बढ़ाना चाहूंगा जो आज फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसके आगे, कि इसी सुनवाई में कई दिलचस्प चीजें निकलकर सामने आई, जो कि जो जज है उन्होंने ही पूछा कि सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं बहुत सालों पुराने, मस्जिद बने हुए हैं, अस्पताल है, स्कूल है, आधिकारिक तौर पर लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, उनके आधार कार्ड उस जगह के नाम पे है, यानी कि हर एक चीज वहां पर लीगली हो रही है और वो भी प्रशासन के नियमों के अंतर्गत। और अब जो है एक फरमान जारी कर दिया जाता है कि अवैध रूप से रहे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को छला गया, उन्हें इस तरह का महसूस हुआ। अब बिल्कुल देखिए, आप इस बात को जो बता रहे हैं ये बात बिल्कुल सत्य है, चूंकि शुरुआती दौर में इनको बसाया गया और फिर इसके बाद इनके दस्तावेज पूरे किए गए और अब
सरकार इनसे टैक्स भी ले रही है। और अगर ये सब काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार की अनदेखी में नहीं हो रहा, बल्कि सरकार की नजरों के सामने हो रहा है और सरकार उसको टैक्स के रूप में ले भी रही है। और ऐसे में जब आप इनको यहां से उजाड़ने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखिए अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में ले या फिर आप इसको जमीन रेलवे की माने या राज्य सरकार की मान के चले। राज्य सरकार की जमीन का उतना बड़ा भूभाग नहीं है, बावजूद इसके यदि आप इस तरह से कार्यों को अंजाम देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे, इस पर सवाल भी खड़ा होगा। कोर्ट ने इस बात को पूछा भी है। देखिए कोर्ट ने जो पूछा है हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि मानवीयता के लिहाज से हम इसको ज्यादा देखें कि फिलहाल ऐसे आप इनको नहीं उजाड़ सकते, थोड़ा वक्त आपको इनको देना होगा। जी नहीं, क्योंकि सोनू जी ये कोई सामान्य चीज नहीं है कि किसी ने अपनी झुग्गी बना ली और वहां पर आकर बस गए। ये तो वो हैं जो कह रहे कि भाई हमारे पास तो दस्तावेज है, ये देखिए हमारे पास पट्टे जो हमने मिला था या नीलामी मिला था, हमारे पास उसके दस्तावेज है, वो भी दिखा रहे। खैर मैं इसकी राजनीतिक पक्ष पर जाना चाहूंगा। जो फैसला है वो तो ठीक है, लेकिन अब इसमें कांग्रेस और बीजेपी की भी बयानबाजी शुरू हो गई है और बीजेपी कह रही है कि इनको बसाने का काम कांग्रेस ने किया अपनी सरकार में। सोनू जी देखिए अब से पहले इसमें उत्तराखंड में जो सरकार थी वो बीजेपी की थी और उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है। और शुरुआती दौर में जब राज्य का गठन हुआ था तो अंतरिम सरकार जो है वो बीजेपी की थी और उसके बाद जैसे पहला चुनाव राज्य का हुआ राज्य गठन के बाद तो कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार 5 साल तक यहां पर रही। उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो एनडी तिवारी हुआ करते थे। तो उस समय से लेके और आज तक के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि इसमें कांग्रेस के लोग या कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार नहीं है। इस वक्त बीजेपी की सरकार है। देखिए सरकारों के संज्ञान में होता है ये मामला और सरकार जो है कहीं ना कहीं इस पर नजर रखती है। तो क्या हम ये मान लें कि इसमें कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? और आज भी ऐसी इसी तरह की सियासत हो रही है। आज भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो पीड़ितों के पक्षधर बन रहे हैं और सरकार या सरकार से जुड़े जो लोग हैं वो कोर्ट की बात कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए बीच का जो रास्ता है वो अभी फौरी तौर पर फाइनल नहीं हुआ है। जी जैसे कि सोनू जी ने कहा, मैं एक आखिरी सवाल प्रशांत जी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि रेलवे की जमीन जो होती है वो राज्य के अंतर्गत आती नहीं है, तो क्या लगता है कि ये बिना केंद्र के हस्तक्षेप के कानूनी तरीके से ये कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? प्रशांत जी। हेलो जी प्रशांत जी, आवाज आ रही है? जी जी, जैसा कि आपने सोनू जी को भी सुना, क्योंकि ये जो रेलवे की जमीन है वो राज्य के अंतर्गत आती नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि कानूनी तौर पर केंद्र के बिना हस्तक्षेप किए कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि कुछ जमीन राज्य की है और ऐसा कहा जा रहा है कि ज्यादातर जमीन रेलवे की, लेकिन कुछ राज्य की भी है, तो बिना केंद्र के हस्तक्षेप के क्या लगता है कानूनी तौर पर कोई रास्ता निकल सकता है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जो मुख्य विषय है पुनर्वास का, जब तक पुनर्वास की पूरी व्यवस्था नहीं हो जाएगी तब तक मैं समझता हूँ कि इनको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसकी कोई एक हल या जिस रास्ते को हम बढ़ना चाह रहे हैं उसका हम पूर्ण रूप से हल नहीं मिल सकता है। तो सर्वप्रथम सरकारों को इसको पुनर्वास से विशेष कर ध्यान देना चाहिए, जिस पर लगातार कोर्ट ने भी अपनी बातों में रखा है बार बार कि जो है पुनर्वास को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अगर केंद्र और राज्य सरकार का हस्तक्षेप होकर ही पुनर्वास की कोई व्यवस्था बनती है तो मैं समझता हूँ कि जनहित के भी लिए होगा और इन परिवारों के लिए भी काफी हितकर होगा। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अब अपनी जानकारी आपने जो दी उसके लिए और जो चीज़ें आपने बताई। तो अब अगली सुनवाई जो है वो 7 फरवरी को होगी और स्पष्ट हो पाएगा कि राज्य इसको लेकर क्या रुख अपनाती है।